अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मिनाहिल लर्निंग हब। आज हम इंग्लिश 101 का लेक्चर 25 पढ़ेंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है फ्यूज सेंटेंस एंड कॉमा सप्लाइज। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी फाइनल में क्विज बेस पेपर होगा तो उस क्विज बेस पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्विजेज आ सकते हैं, तो अपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। उससे पहले आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगली वीडियो में आपको इसी के साथ वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगी जिसमें क्विजेस के बारे में है, पूरा PDF बना कर दूंगी। स्पेशल अलग क्विजेस होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे इसमें से जो क्विजेस बनते हैं जी, इसमें भी समझा दूंगी। उसमें भी आप अलग से अगर देखना चाहते हैं, किसी क्विज करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। इसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले लेसन में हमने अफेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम सेंटेंस एरर को देखेंगे। और पिछले लेसन में भी हमने सेंटेंस एरर को देखा था जिसमें सेंटेंस फ्रैगमेंट था और इसमें दो मोस्ट कॉमन टाइप रह गई थी जिसमें रन ऑन सेंटेंस एंड डैगलिंग मॉडिफायर है। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? रन ऑन सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जिसमें दो कंप्लीट थॉट बिना किसी क्लियर ब्रेक के, यानी कि ब्रेक के जोड़ दिए जाए, यानी कि कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप या कोई भी कंजक्शंस के बगैर, कोई कंजक्शंस के बगैर सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाए तो वो रन ऑन सेंटेंस कहलाता है। रन ऑन सेंटेंस की दो टाइप है, एक फ्यूज सेंटेंस है और एक कॉमा सप्लाई सेंटेंस है। अब फ्यूज सेंटेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। फ्यूज सेंटेंस दो या दो से ज्यादा सेंटेंस जो किसी बिना किसी पंक्चुएशन के एक साथ जोड़ दिए जाएं उन्हें फ्यूज सेंटेंस कहते हैं। फ्यूज सेंटेंस कहते हैं और दो ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह चिपका दिए जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमें नाउ सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं वो अलग अलग थॉट होते हैं और उन्हें जब हम इकट्ठे मिला देते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि किस बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो ऐसे राइटर जो है वो बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं या फिर उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर के ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामर का पता भी नहीं होता कि पता ही नहीं होता कि किस तरह से लिखना है, वो इसे इग्नोर कर देते हैं। और जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कंप्यूटर स्किल आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। तो यहाँ हमारे पास ये दो कंप्लीट दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इसमें दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इसमें देखिए तो इस ये फुल स्टॉप के साथ, अच्छा इसको, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इन्हें फुल स्टॉप के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये सही है, ये फ्यूज सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसे फुल स्टॉप के साथ जोड़ दिया गया इसलिए। आवर क्लब रेज मनी फॉर द रेड क्रिसेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज वंडरफुल थिंग। तो हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस अलग, दो सेंटेंस है इसमें जो कि एक साथ मिला दिए गए, जिसमें हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये कौन सा सेंटेंस दूसरा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास आवर क्लब रेज मनी फॉर द रेड क्रिसेंट, ये एक अलग है सेंटेंस, जबकि दूसरा सेंटेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस इज वंडरफुल थिंग ये अलग सेंटेंस है। तो इसी की यहाँ पर डॉट लगाकर ए कैपिटल करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस ठीक होंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो इनॉर्मस है। और यहाँ हमारे पास थर्ड है, ही लेफ्ट अर्ली, ही सैड ही हैड अ टूथएक। तो हमारे पास ये भी अलग अलग सेंटेंस दो बनते हैं जिसमें हमारे पास है कि ही लेफ्ट अर्ली एक अलग सेंटेंस बनाते हैं हम डॉट लगाकर, ही सैड ही हैड अ टूथएक ये अलग सेंटेंस बनता है, ये दो अलग सेंटेंस है। अब हम आगे आगे आते हैं कि फ्यूज सेंटेंस से बचने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि जो हम लिखें ना तो उसे रीड अलाउड हम तेज आवाज से पढ़ें, क्योंकि इससे हमारा फायदा ये होता है कि हमें समझ आती है कि कौन सा सेंटेंस किस जगह पर खत्म हो रहा है। हम तेज आवाज में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस जगह पर खत्म हो रहा है और क्या यहाँ पर ये फ्यूज सेंटेंस है या नहीं। और अगर हमें लगेगा कि यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसे ठीक कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो यही तेज आवाज में पढ़ना, रीड अलाउड करना बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है फ्यूज सेंटेंस से बचने के लिए। और इसके अलावा आई यू ही शी इट वी दे देयर दिस दैट नाउ देन एंड नेक्स्ट, यानी कि इस तरह इस तरह के लफ्ज अगर हम पढ़ेंगे तो जोर से पढ़ेंगे तो हमें ये अंदाजा होगा कि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेंटेंस अलग से शुरू हो रहा है या इसमें ये फ्यूज सेंटेंस है या फ्यूज सेंटेंस नहीं है। क्योंकि अक्सर सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है ना, आई यू ई शेट, इन चीज़ों से होती है, तो हमें समझ आ जाएगी कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जिसकी वजह से हम फ्यूज सेंटेंस से बच सकते हैं। और इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं ना, रन ऑन सेंटेंस फ्यूज सेंटेंस की तारीफ लेकर या फिर इस तरह से आता है कि ये फ्यूज सेंटेंस है या नहीं। एक और इस तरह से कह देते हैं कि इस सेंटेंस को अगर फ्यूज सेंटेंस से प्रिवेंट करना है तो कैसे करें, तो रीड अलाउड करके जो कि हमने लिखा है, या फिर आई शी ही इट जो ही शी इट प्रोनाउन वर्ब है, उनके प्रोनाउन है, उनको ज़्यादा गौर से देखें, गौर से पढ़ें ताकि हमें समझ आए। और आगे हमारे पास एग्जांपल फिर वहीं आ गई हैं। अब हमने रिकॉग्नाइज फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज की तरफ जाना है, जो कि हमारे पास प्रैक्टिस 1 है। प्रैक्टिस 1 में इन्होंने कहा है कि कॉमा सप्लाइज ऑफ फ्यूज सेंटेंस है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और जो दो कंप्लीट थॉट होंगे ना उनके दरमियान स्लैश लगा देना है। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे कि इस तरह से किया गया, रूम इज लॉक स्लैश वन रूम इज लॉक नो वन हैज़ अ की। तो यहाँ मेरे पास ये यहाँ हमने स्लैश यूज़ किया क्योंकि ये दो सेंटेंस हैं और इसके दरमियान कोई डॉट नहीं यूज़ हुआ, तो या फुल स्टॉप यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से ये क्या है, फ्यूज सेंटेंस है। ये कॉमन सप्लाई है क्योंकि यहाँ मेरे पास कॉमा यूज़ हुआ लेकिन इसके साथ आगे कंजक्शन यूज़ नहीं हुई, वो तो बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो सारे है ना, तो ये उसके फ्यूज सेंटेंस के हैं। द बेल रैंग द रेस्टल रिटर्न टू द रिंग, तो हमारे पास है द बेल रैंग, ये अलग सेंटेंस बनता है, जबकि ये द रेस्टल रिटर्न टू द रिंग ये अलग सेंटेंस बनता है। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई फुल स्टॉप या कोई चीज़ लगानी ज़रूरी थी। जैसे कि द बेल रैंग, यहाँ हमारे पास डॉट आ जाता, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ डॉट आ जाता और यहाँ टी वाला हो जाता इस तरह से। और द रेस्ट रिटर्न टू द रिंग इस तरह से करना है। द ट्रंक इन द बेसमेंट इट हैज़ एन हैंडल मिसिंग, तो यहाँ पर भी क्या करना है कि जो हमारे पास ट्रंक इज इन द बेसमेंट ये एक अलग सेंटेंस है, यहाँ पर हमने डॉट लगा देना है और आई को यहाँ बड़ा कर देना है।
आई इस तरह से, यानी कि जो पहला लफ्ज़ होगा वो सेंटेंस का शुरू। तो ये भी हमारे पास फ्यू सेंटेंस है, और लेकिन हमने क्योंकि ये प्रैक्टिस में उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास सेंटेंस दो कंप्लीट थॉट्स के दरमियान हमने क्या यूज़ करनी है, स्लैश यूज़ करनी है। तो यहाँ हमारे पास स्लैश आएगा। द वेटर सर्व सॉफ्ट ड्रिंक टू द चिल्ड्रन, दे ऑफर्ड कॉफी टू द एडल्ट। तो हमारे पास एक ये फ्यू सेंटेंस है, क्योंकि ये दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमारे पास ये है, द वेटर सर्व सॉफ्ट ड्रिंक टू द चिल्ड्रन। तो इसके दरमियान हम दे ऑफर्ड कॉफी टू द एडल्ट, ये दो अलग-अलग सेंटेंस हैं। तो इसके दरमियान हमने स्लैश यूज़ करना है और यहाँ लिखना है ये फ्यू सेंटेंस है एफ। तो इसी तरह आगे भी करना है। आगे हम चलते हैं ना, हमारे पास है कि करेक्ट फ्यूज सेंटेंस। हमने करेक्ट फ्यूज सेंटेंस के बारे में बताने के कैसे तीन तरीके हैं फ्यूज सेंटेंस को करेक्ट करने के। या तो एक हमारे पास है कि डिवाइड द फ्यूज सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस। दो फ्यूज सेंटेंस को दो सेंटेंस में डिवाइड कर दो। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, द लेक इज काम टुडे, इट लुक लाइक अ ब्लू मिरर। तो हमारे पास पहला सेंटेंस अलग है कि द लेक इज काम टुडे, ये एक अलग थॉट है, जबकि इट लुक लाइक अ ब्लू मिरर ये अलग थॉट है। तो इसके दरमियान हमें ये रॉन्ग वजह अगर इसे करेक्ट करना है तो इसके दरमियान कोई ना कोई फुल स्टॉप यूज करेंगे। तो फुल स्टॉप यूज करेंगे, जैसे कि अगर सपोज हमने यहाँ फुल स्टॉप लिखा, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस तो अलग अलग बन गया ना। तो इसी तरह वो कहते हैं कि पहला तरीका हमारे पास इसे फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने का है कि हम एक सेंटेंस को, जो हमारे पास फ्यू सेंटेंस है, सॉरी फ्यू सेंटेंस को दो में डिवाइड कर दो, दो सेंटेंस में डिवाइड कर दो। जैसे कि हमारे पास ये पहले एक ये बना एक सेंटेंस, और दूसरा हमारे पास ये बना। तो ये दो सेंटेंस बन गए, जिसकी वजह से यहाँ से शुरू होता है 8 से। तो ये दो सेंटेंस बने, एक पहला ये और पहला ये। तो हमने फ्यू सेंटेंस से, अगर हमने फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करना है, ये याद रखने की एमसीक्यूज में आता है कि फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने का सही तरीका कौन सा है। पहला तरीका हमारे पास है कि डिवाइड द फ्यू सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस, दो सेंटेंस में डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका है कॉमा, एक तो कॉमा ऐड कर दो, और साथ ही एक हमने कॉमा यूज कर दिया, और दूसरा अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड कॉमे के साथ जो कि यूज होते हैं। जैसे अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड कौन से होते हैं, सच एज, एंड, बट, और सो, इस तरह से होते हैं, जो कि दो कंप्लीट थॉट्स के दरमियान हमने लगाना है। हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन द कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। तो ये हमारे पास गलत है, और क्योंकि ये दो थॉट्स हैं। एक हमारे पास है कि अगर अच्छा ये कॉमा कब लगाना है, कॉमा तब लगाना है जब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो। जैसे कि ये रिलेट करता है कि हमारे पास थॉट है कि कंप्यूटर स्किल आर यूजफुल इन द कॉलेज, ये हमारे पास इतने तक रिलेट करता है, जबकि सॉरी इतने तक सेंटेंस है, जबकि दूसरा सेंटेंस है कि दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। तो दूसरा सेंटेंस कंप्यूटर हेल्प करता है ना जॉब में। तो इसीलिए अगर ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे को रिलेट करते हो तो हम कॉमा यूज करके, यहाँ हमने कॉमा यूज किया, और यहाँ अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड हम कॉमे के बाद यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ आया एक एंड दे विल हेल्प यू। हमारे पास पहले कॉमा हमने यूज किया, फिर क्या यूज एंड दे विल हेल्प यू। तीसरा हमारे पास ये है कि तीसरा यहाँ है भी नहीं, दो तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, और तीसरा तरीका भी आ जाएगा, और वो आ गया यूसुफ जोहाना हैज पुट ही विल नॉट प्ले एनी क्रिकेट दिस सीजन। तो ये नॉर्मल वर्जन है। अगर इसे हमने ठीक करना है तो दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि यूसुफ के बारे में यहाँ बात हो रही है ना, ही यूसुफ के बारे में, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए हम कॉमा यूज करेंगे, और उसके साथ ही अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड, जैसे कि सो हमने यूज कर लिया, यूसुफ जोहाना हैज पुट मसल सो ही विल नॉट टेक एनी क्रिकेट दिस सीजन, ही विल नॉट प्ले एनी क्रिकेट दिस सीजन। ये हमारे पास करेक्ट हो गया। अब हमने नोट की तरफ जाना है। नोट है कि कॉमा ऑलवेज गो बिफोर द जॉइनिंग वर्ड, नॉट आफ्टर इट। कॉमा हमेशा जॉइनिंग वर्ड से पहले आएगा। जैसे कि हमने अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड, यहाँ हमारे पास एंड और एंड ही है, सॉरी मसल्स के बाद कॉमा यूज किया, और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएटिंग वर्ड सो यूज किया। तो इसी तरह कॉमा के बाद अप्रोप्रिएटिंग वर्ड आता है, और अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड से पहले कॉमा आता है। कॉमा के से पहले आएगा जो जॉइनिंग वर्ड है ना, उससे हमेशा पहले आएगा। और तीसरा हमारे पास तरीका जो है वो सबऑर्डिनेशन चूज करके हम एक कंप्लीट थॉट को दूसरे का डिपेंडेंट बना देंगे, ताकि वो डिपेंडेंट बन जाए और सबऑर्डिनेट हो जाए, और वो उसे जाहिर करेगा। हमारे पास दो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन वो उनके दरमियान कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुई, तो अक्सर एक थॉट जो कंप्लीट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है, उसे हम दूसरे पर डिपेंड कर देते हैं, दूसरे सेंटेंस पर। और ये खुद नहीं कहता। अच्छा यहाँ हमारे पास है कि अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड हमने यूज कौन से करने हैं, अच्छा इन्हें करना कैसे है। एक थॉट को जॉइनिंग वर्ड अगर हम डिपेंडेंट बनाएंगे ना, तो जो डिपेंडेंट है हमारे पास थॉट, डिपेंडेंट थॉट, उसे हम किससे शुरू करेंगे, बिकॉज अप्रोप्रिएट वर्ड से, बिकॉज, व्हेन, इफ, बिफोर, सिंस, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, एज, सो एंड आफ्टर, इस तरह से करेंगे। और एग्जांपल हमारे पास है कि जोहाना हैज पुट मसल ही विल नॉट टेक डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। तो ये सेंटेंस है जिसमें हमारे पास ये सेंटेंस डिपेंडेंट बन गया, जोहाना हैज पुल्ड अ मसल ही विल नॉट डू। ये हमारे पास डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है बिकॉज जोहाना हैज अ पुल्ड मसल, क्योंकि ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए हम बिकॉज यूज करेंगे, बिकॉज जोहाना हैज अ पुल्ड मसल ही विल नॉट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। तो इसका नोट भी देख लेते हैं कि नोट क्या यूज करना है। हमने कॉमा एंड पर यूज करना है ऑफ द डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिगिन अ सेंटेंस। जो पहला डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप के एंड पर हमारे पास जैसे कि जोहाना हैज पुल्ड मसल डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसके आखिर में हमने कॉमा यूज किया ना। तो पहले सेंटेंस में था कि हमने पहले यूज किया जॉइनिंग वर्ड से, इसमें है कि डिपेंडेंट वर्ड के आखिर में हमने कॉमा यूज करना है। और प्रैक्टिस 2 की तरफ जाते हैं ताकि टाइम जल्दी जल्दी हम कर सकें, टाइम बहुत कम है। और अच्छा फ्यू सेंटेंस को करेक्ट करने हैं हमने इसे अर्लियर मेथड यूज करके, जो कि हमने देखे हैं। और जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल है, आई वाज नॉट हिज, इट वाज नॉट हिज आइडिया, ही शुड हैव नॉन बेटर देन टू डू इट। तो हमारे पास इट वाज नॉट हिज आइडिया, तो ये अलग सेंटेंस बनता है यहाँ तक। और यहाँ ही शुड नॉट हैव नॉन बेटर देन टू डू इट, तो ये अलग सेंटेंस बनता है। अच्छा हमने किया क्या कि हमने यहाँ पर ये अलग अलग सेंटेंस है, दो अलग अलग थॉट है, जिसके दरमियान हमने डॉट लगा दिया, और एच का ही का एच बड़ा कर दिया, ही का एच हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया। और दूसरा है कि इट वाज नॉट इजी टू बिगिन स्मोकिंग, इट इज मच हार्डर टू क्वाइट। तो इट इज नॉट इजी टू बिगिन स्मोकिंग, ये अलग सेंटेंस बनता है, जबकि दूसरा इट मच हार्डर टू क्वाइट अलग सेंटेंस है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इट स्मोकिंग को रिलेट कर रहा है, तो इट इज नॉट इजी टू बिगिन स्मोकिंग कॉमा डालकर फिर आगे अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड बट यूज किया, बट इट इज मच हार्डर टू क्वाइट। और तीसरा है कि सम वर्कर एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ, द अदर्स आर न्यूएस्ट। तो ये एक सेंटेंस सम वर्कर एट द फैक्ट्री, ये जो है ना, ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, अदर आर नर्वस पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिकॉज यूज करेंगे, बिकॉज वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ, द अदर्स आर नर्वस। तो इस तरह से करेंगे।
अच्छा, तो आगे यहाँ हमारे पास है कि द रूम लुक वंडरफुल, द कारपेट हैड जस्ट बीन वैक्यूम। तो यहाँ हमारे पास एक अलग सेंटेंस है, द रूम लुक वंडरफुल, ये अलग सेंटेंस है, द कारपेट हैड जस्ट बीन वैक्यूम। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग थॉट है, इसके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। तो हमने क्या करना है, दरमियान में डॉट यूज कर देना है और जो उससे अगला सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो हमने बड़ा कर देना है, जैसे कि टी यहाँ हमने बड़ा किया। अच्छा, द फिश वाज विद, ये आपने आगे कर देना है। अब हम जल्दी जल्दी देखें कॉमा सप्लाइज को कैसे करेक्ट किया जाता है, ये देखेंगे। कॉमा सप्लाइज, हाउ टू करेक्ट कॉमा सप्लाइज। तो वो कॉमा सप्लाइज पहले होता है क्या, आपको ये बताना है। कॉमा सप्लाइज कॉमा सप्लाइज वो होता है जिसमें सेंटेंस के दरमियान, दो सेंटेंस के दरमियान कॉमा यूज किया जाए। कॉमा यूज किया बेवजह यूज किया गया हो, या तो गलत उसका कॉमा का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि कॉमा हमने यूज किया तो बाद में कोई जॉइनिंग वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड हमने यूज नहीं किए, या तो कॉमा गलत जगह पर लगा दिया, तो ये कॉमा सप्लाइज होता है। अगर हमें इसे करेक्ट करना है ना, तो हमें फ्यू सेंटेंस के जो मेथड थे वहीं से मेथड हमें यहाँ करने हैं, जैसे कि डिवाइड द कॉमा सप्लाइज इनटू टू वर्ड। हमने दो सेंटेंस में कॉमा सप्लाइज को डिवाइड कर दो, जैसे कि हमारे पास यहाँ है एग्जांपल, हमारे पास जो कॉमा सप्लाइज, आप यहाँ से एग्जांपल भी देख लेंगे कि कॉमा सप्लाइज होता है क्या। साथ ही ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, हिज ग्रेड आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास। तो यहाँ एक तो कॉमा उन्होंने यूज किया, ऑपोजिट गलत यूज किया। कॉमा के बाद ना तो कोई जॉइनिंग वर्ड यूज किया और एच भी हमारा यहाँ कॉमा के बाद बड़ा कर दिया, तो ये गलत है। अगर हमें इसे करेक्ट करना है ना, तो इसे करेंगे साथ ही ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट बट हिज ग्रेड आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास। दो सेंटेंस में हमने दो सेंटेंस में डिवाइड कर दिया कॉमा सप्लाइज को, तो अगर हम दो सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो ये ठीक होगा। दूसरा है कि कनेक्ट द टू कंप्लीट थॉट बाय प्लेसिंग अ जॉइनिंग वर्ड, या तो जॉइनिंग वर्ड ऐड कर दो आफ्टर द कॉमा, कॉमा के बाद कोई ना कोई जॉइनिंग वर्ड ऐड कर दो। अच्छा, पहले वाला था कि अगर इस तरह से भी कर सकते हैं कि एंड हिज ग्रेड आर यूजुअली बट सॉरी यहाँ कॉमा लगाकर बट हिज ग्रेड आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास। लेकिन इस तरह से भी अगर यहाँ कॉमा होता ना, अगर हम देखें अगर कॉमा होता तो फिर इस तरह से करते, लेकिन जहाँ यूज डॉट किया गया तो ये दोनों करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस, ये भी पूरा सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये दोनों सेंटेंस का डिवाइड किया है, तो उस वजह से अगर हमारे पास ये करेक्ट नहीं होगा तो जॉइनिंग वर्ड कॉमा लगा हुआ होगा, तो जॉइनिंग वर्ड कॉमा के बाद हमने क्या करना है, एंड बट सो यूज कर देना है। और जैसे कि साथ ही ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट बट हिज ग्रेड आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास, इस तरह से। और तीसरा सबऑर्डिनेशन, जैसे कि पहले हमने यूज किया था कि डिपेंडेंट वर्ड को कंप्लीट थॉट को डिपेंडेंट कंप्लीट दूसरी जो थॉट है ना उसको कंप्लीट थॉट को डिपेंडेंट बना दो, जैसे कि साथ ही ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट आल्सो। यहाँ हमने डिपेंडेंट वर्ड यूज किया आल्सो, ये डिपेंडेंट वर्ड है, और इसके बाद हिज ग्रेड आर यूजुअली द बेस्ट इन द क्लास, इस तरह से। यहाँ कॉमा यूज नहीं हुआ, सिर्फ डिपेंडेंट वर्ड यूज होगा क्योंकि उस सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाने के लिए। अच्छा, हमारे पास प्रैक्टिस 3 है। प्रैक्टिस 3 में बताया गया है कि करेक्ट कॉमा सप्लाइज को हमने करेक्ट करना है, जिसमें वही मेथड सजेस्ट करें जो कि हमने पहले किए थे, जैसे कि फहद वाज टॉकिंग ऑन द प्लेस, ही वाज स्विचिंग टीवी चैनल विद हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम। तो इसे अगर हमने करेक्ट करना है तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ कॉमा का एक अलग इस्तेमाल यूज गलत हुआ है, जैसे कि फहद वाज टॉकिंग ऑन द फोन, यहाँ हमारे पास दूसरा कॉमा यूज हुआ सेमीकोलन, तो ये यूज नहीं करना चाहिए था, बल्कि फहद वाज टॉकिंग ऑन द फोन कॉमा एंड उसके बाद अप्रोप्रिएटिंग वर्ड यूज करके एंड ही वाज स्विचिंग टीवी चैनल विद हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम। तो दूसरा हमारे पास है कि म्यूल्स आर वेरी शॉर्ट फुटेड, और यहाँ हमारे पास सेमीकोलन यूज हुआ है, सेमीकोलन के बजाय उन्होंने नीचे ये अलग सेंटेंस है, तो इसलिए हमने कॉमा यूज करके उसके बाद अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड यूज कर दिया, सो दे आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग स्टीप माउंटेन। इसी तरह तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एट द शॉपिंग सेंटर वेंट आउट, ऑल द शॉप हैड टू क्लोज अर्ली। तो हमारे पास यहाँ भी सेमीकोलन गलत यूज हुआ कॉमे का, तो इसलिए हमने इसे अप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड यूज किया कि पहले यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रिसिटी शॉपिंग वेंट आउट ऑल द शॉप हैड टू क्लोज अर्ली, इस तरह से किया। और इसी तरह सारे करने हैं और रिफ्यूज कॉमर्स सप्लाई कंस्ट्रक्शन का रिव्यू लेना है हमने। इतना रह गया, वैसे पहले देख लेते हैं, अभी आते हैं। तो यहाँ करना क्या है, फ्यूज कॉमन सप्लाई सेंटेंस के रिव्यू लेना है, तो उसके लिए हमारे पास है कि फिल इन द मिसिंग वर्ड इन ईच वर्ड। अ डैश इज मेड ऑफ टू कंप्लीट थॉट, कौन दो कंप्लीट थॉट से मिला होता है जो कि इनकरेक्टली जॉइन नहीं होता, दैट आर इनकरेक्टली जॉइन टुगेदर विद नथिंग बिटवीन देम, उनके दरमियान कुछ नहीं होता। और दो कंप्लीट थॉट दो कंप्लीट थॉट से मिलकर बना हो और उसके दरमियान दोनों सेंटेंस के दरमियान कोई वर्ड यूज ना हुआ हो और इनकरेक्टली जॉइन हुआ हो, तो वो क्या होता है, रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट दैट आर इनकरेक्टली जॉइन टुगेदर विद नथिंग बिटवीन देम। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि अ डैश इज मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थॉट, ये भी उसी तरह ही है कि दो कंप्लीट थॉट से मिलकर बना हो लेकिन वो इनकरेक्टली जॉइन टुगेदर हो विद ओनली अ कॉमा बिटवीन देम। तो सिर्फ उसके दरमियान अगर हम कॉमा यूज करेंगे तो वो कॉमा सप्लाई, सिर्फ अगर कॉमा यूज करके हम करेंगे तो वो कॉमा सप्लाई होगा, क्योंकि उसके बाद जॉइनिंग वर्ड कोई उन्होंने ऐड नहीं किया, तो जॉइनिंग वर्ड जो है उन दोनों सेंटेंस से दोनों कंप्लीट थॉट्स को नहीं मिलाए, तो इसलिए ये क्या होगा, कॉमा सप्लाइज, कॉमा सप्लाइज। और जहाँ रन ऑन सेंटेंस होगा, अब तीसरा देखें कि टू सॉरी यहाँ पर है, तो तीसरा है कि टू कंप्लीट थॉट कैन बी जॉइनिंग टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जॉइन हो सकते हैं बाय कॉमा एंड डैश वर्ड सच एज एंड बट और सो, या तो कॉमा से या तो किससे हम ऐड करेंगे, जॉइनिंग वर्ड से। जॉइनिंग वर्ड जैसे कि एंड बट सो, ये अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले कितनी बार बताया कि एंड बट सो अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड है। तो ये जॉइनिंग वर्ड इन्होंने कहा है कि साथ जैसा कि, तो दो कंप्लीट थॉट जॉइन हो सकते हैं या तो कॉमा को मिलाकर कॉमा को, और दूसरा अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड एंड बट सो। और एक और रह गया था कि वन वे टू करेक्ट फ्यू सेंटेंस एंड कॉमा सप्लाइज इज टू ऐड अ डैश एंड अ कैपिटल लेटर। तो ये हमारे पास है कि फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर। मैं आपको पहले भी बताया कि अगर दो सेंटेंस को अगर हम करेक्ट वो करें ना, मिलाएं, तो उसके लिए पहला सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा और दरमियान में डॉट आ जाएगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, दरमियान जो इधर ऐड अ डॉट एंड अ कैपिटल लेटर, तो दूसरा कैपिटल लेटर होगा। और तीसरे पर आते हैं, पांचवें पर आते हैं कि टू कंप्लीट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो डैश वाले मैं करवा रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर करनी है।
और 3-3 4-4 बार, इसे तो आप खुद पढ़ें क्योंकि ये 5-6 में से एक ना एक एमसीक्यूज आएगा ही आएगा और आपने करना जरूर है, इंशाल्लाह ये जरूर आएगा। अच्छा, तो 5वां है कि टू कंप्लीट थॉट कैन बी जॉइंड टुगेदर इन वन सेंटेंस बाय एडिंग अ डैश वर्ड सच एज व्हेन एंड बिकॉज़। तो व्हेन एंड बिकॉज़ जो वर्ड है ना, ये किसी दूसरे सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस की डिटेल बयान कर रहा होता है और जो डिटेल बयान कर रहा होता है वो उसे डिपेंडेंट वर्ड कहते हैं। तो हम इस यहाँ क्या यूज करेंगे, टू कंप्लीट थॉट कैन बी जॉइनिंग टुगेदर, दो कंप्लीट थॉट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में, क्या ऐड करके, डिपेंडेंट वर्ड ऐड करके, जैसे कि व्हेन एंड बिकॉज़, व्हेन एंड वर्ड यूज करके। फ्यू सेंटेंस एंड कॉमा सप्लाइज आर आल्सो नोन एज डैश सेंटेंस। फ्यू सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज आल्सो नोन एज क्या, रन ऑन सेंटेंस कहलाते हैं। जो रन ऑन सेंटेंस की दो काइंड है, कौन कौन सी, कितनी काइंड है, पहले तो ये दो काइंड है और कौन कौन सी है, एक फ्यू सेंटेंस है और एक कॉमा सप्लाई सेंटेंस है। ये दो काइंड आपने करनी है जो कि हम पूरी सेंटेंस उसमें करें, आपने सही तरह से याद रखना है और ताकि आपको समझ आए। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको सारी चीज़ें करवाई जो हमारी डैश के आंसर्स थे। और आपने ये आंसर, अगर आप वीडियो बार बार नहीं देख सकते, इनका जवाब सही तरह से नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं हैंड आउट में। और टेस्ट की बारी आ गई है, तो टेस्ट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें फ्यूज और कॉमन सप्लाइज को, कॉमन सप्लाइज दिए गए हैं, उन्होंने रीराइट करना है। वही जो मेथड जो यूज किए थे, 3 मेथड थे, एक तो 2 सेंटेंस में हमने ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना है, या तो कॉमा यूज करके उसके बाद एप्रोप्रिएटिंग जॉइनिंग वर्ड यूज करना है, या तो डिपेंडेंट वर्ड यूज करना है। ये 3 जो तरीके हैं ना, 3 मेथड है, ये आपने याद रखने क्योंकि ये क्विज़ेस में आ सकते हैं। और अक्सर ये जो प्रैक्टिस है ना, इसमें से आएंगे, ये जरूरी नहीं है किसी में से आएंगे कि उन्होंने यहीं से उठाकर ले देना है, लेकिन इसी टाइप के आएंगे। जैसे कि यहाँ पर वो दे देंगे, अपने फ्यू वेरी लो ओवर एट द हाउस रेड लाउडली, तो ये वो कहेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कॉमा सप्लाई सेंटेंस है, फ्यू सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कॉमा सिर्फ डाला के बाद में एप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ये क्या क्या है, कॉमा सप्लाई सेंटेंस है। इस तरह से दे सकते हैं, या तो फिर इस तरह से दे सकते हैं कि इसे करेक्ट करने तो पीछे नीचे कभी कॉमा लगा देंगे, तो कभी डॉट लगा देंगे, तो कभी किस तरह से, मतलब गलत तरीके से कोई करेंगे और एक उसमें सही होगा तो आपने उस साइड पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से एमसीक्यूज हो देंगे, तो आपने सही तरह से याद रखना है। तो अगर हाँ, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ कॉमा यूज हुआ तो ये गलत यूज हुआ, कॉमा के बाद एप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड यूज करना जरूरी होता है, जैसे कि एंड। और इसमें से मैं आपको बताता काम करवाती हूँ क्योंकि बताता रहता है। अच्छा, और आगे चलते हैं मॉडिफायर पर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होता है जो कि दूसरे वर्ड को या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड को डिस्क्राइब करता है। मॉडिफायर क्या है? एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होता है जो कि दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड को डिस्क्राइब करता है। और यहाँ नीचे दी गई जो बोल्ड फ्रेज है ना, वो मॉडिफायर है और मॉडिफाइज इज अंडरलाइन। और अच्छा, ये एक तो वो सेंटेंस, वो वर्ड जो दूसरी चीज को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। और एक जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा होता है उसे बीइंग मॉडिफाइज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वुमेन, अब एग्जांपल मैं आपको सही तरह से करवाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ है कि द वुमेन विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टरलेस इज माई बॉस। तो ये चीज़ है, तो इसमें विद गोल्ड रिम जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, वो विद गोल्ड रिम मॉडिफायर है, क्योंकि ये वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि औरत जो कि गोल्ड रिम के साथ थी, तो ये औरत को डिस्क्राइब ये वर्ड कर रहा है ना, गोल्ड रिम, तो इसलिए ये मॉडिफायर है। और जिसे डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि औरत वुमेन को कर रहा है, तो वो बीइंग मॉडिफाइज है, मॉडिफाइज याद रखना है। जो किसी और चीज़ को डिस्क्राइब करती है वो मॉडिफायर कहलाता है, जबकि जो जिस चीज़ को डिस्क्राइब करती है वो मॉडिफायर, जिसको भी डिस्क्राइब करती है वो बीइंग मॉडिफाइज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, मॉडिफायर विद गोल्ड रिम है, जबकि मॉडिफाइज क्या है, वुमेन है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि माय नेबर हैज अ स्पेनियल विद वन ईयर मिसिंग, तो हमारे पास है कि विद वन ईयर मिसिंग, हमारे पास यहाँ स्पेनियल के बारे में बात की जा रही है और उनके नेबर की। तो नेबर के पास क्या है, स्पेनियल है जो कि एक ईयर, जिसका एक ईयर मिसिंग है। तो ये वन ईयर मिसिंग किसको बयान करे? तो ये एक तो दूसरे सेंटेंस को बयान कर रहा है, दूसरे वर्ड को बयान कर रहा है, स्पेनियल को। किसको बयान कर रहा है? स्पेनियल को बयान कर रहा है, क्योंकि एक कान मिसिंग है, तो ये बयान कर रहा है दूसरे को, इसलिए ये मॉडिफायर, और जिसे बयान कर रहा है वो स्पेनियल है। और तीसरा है कि आई हैव नियरली 1000 स्टैम्प्स, मेरे पास तकरीबन 1000 स्टैम्प्स हैं। तो तकरीबन नियरली यानी करीब करीब, तो ये किसे बयान कर रहा है? 1000 स्टैम्प्स को बयान कर रहा है। नियरली करीब करीब, किसे? 1000 स्टैम्प्स के करीब करीब। तो और 1000 स्टैम्प जो है वो मॉडिफाइड है, जबकि ये मॉडिफायर है असल चीज। अच्छा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर किसे कहते हैं? तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर वो मॉडिफायर है, मिसप्लेस मॉडिफायर वो मॉडिफायर है जो कि इनकरेक्टली सेपरेट है फ्रॉम द वर्ड और वर्ड दैट इज डिस्क्राइब। अच्छा, जो एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मॉडिफायर है ना, वो मॉडिफाइज के साथ होता है, जिसे बयान कर रहा होता है वो उसके साथ होता है, लेकिन जो मिसप्लेस मॉडिफायर है उसमें वो उसके साथ नहीं होता। और हमें समझ नहीं आती अगर वो लिखा हो कोई सेंटेंस जिसमें वो मॉडिफाइज के साथ ना हो, तो रीडर उसे समझ नहीं पाता, और जो राइटर होता है ना वो इसे डिस्क्राइब सही तरह से नहीं कर पा रहा होता, इसलिए वो इस तरह से लिख लेते हैं। और मिसप्लेस होता है मॉडिफायर, और जो मॉडिफाइज के साथ नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है कि माई ब्रदर ब्रॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद लीकिंग पाइप। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल है। तो माई ब्रदर क्या करता है, कार यूज करता है फ्रॉम अ लोकल डीलर विद लीकिंग पाइप। यहाँ लीकिंग पाइप हमारे पास, ये चीज जो हमारे पास है वो है ये वाली चीज, विद लीकिंग पाइप हमारे पास ये चीज है ना। हाँ, वो 2 मिनट सही तरह से, जो हमारे पास लीकिंग पाइप है ना, वो किसको बयान कर रहा है? कार को। तो कार को बयान कर रहा है, वो लोकल डीलर को तो नहीं बयान कर रहा। लेकिन यहाँ अगर हम सेंटेंस पढ़े ना, माय ब्रदर ब्रॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद द लीकिंग पाइप, तो हमें ऐसे फील हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये किसको बयान कर रहा है। हमें फील हो रहा है कि ये लोकल डीलर को बयान कर रहा है, लेकिन लोकल डीलर का तो लीकिंग पाइप नहीं है, ये कार का लीकिंग पाइप है। इसलिए हमें इसको यहाँ जो मॉडिफायर है उसे मॉडिफाइज के साथ लेकर आना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसे करेक्ट करें ना, तो इसी तरह से लिखेंगे कि माय ब्रदर ब्रॉट अ यूज्ड कार विद द लीकिंग पाइप, इस तरह से।
फ्रॉम द लोकल रीडर। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि द स्पैरो बुल्ट अ नेस्ट एट द बैक ऑफ आवर हाउस ऑफ ग्रास एंड ट्विंग्स। तो यहाँ ग्रास और ट्विंग्स किसके बारे में बात की गई है? नेस्ट के बारे में। लेकिन हमें अगर हम इसे पढ़ें स्पैरो बुल्ट अ नेस्ट एट द बैक ऑफ आवर हाउस ऑफ ग्रास एंड ट्विंग, तो हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये घर के बारे में बात की गई है। तो ये जो हमारे पास है ना मिसप्लेस मॉडिफायर, ये फान भी होता है और इनकरेक्ट भी होता है, क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या बयान किया जा रहा है और क्या नहीं। और राइटर भी केयरलेसनेस होता है कि क्या उसे समझ नहीं आ पा रही होती कि वो कहाँ इसे लिखे। तो रीडर भी समझ नहीं पाता कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम ग्रास और ट्विंग घर का बयान कर रहे हैं, लेकिन है तो नेस्ट का। तो हमें ये मॉडिफायर जो हमारे पास है ना, सॉरी, ग्रास ऑफ ट्विंग, ग्रास एंड ट्विंग्स, तो ये हमें नेस्ट के करीब लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा मॉडिफायर किसके साथ होता है? रिपीट करें प्लीज, मॉडिफाइज के साथ। मॉडिफायर किसके साथ होता है? मॉडिफाइज के साथ। तो आपने ये याद रखना है कि जो मॉडिफायर है जो किसी चीज को बयान कर रहा है वो उसी के साथ होगा जिसको वो बयान कर रहा है। जैसे कि स्पैरो बुल्ट अ नेस्ट और ग्रास एंड ट्विंग एट द बैक ऑफ आवर हाउस। अब हमने नेस्ट के साथ वो फेरस क्लोज जो हमारे पास फेरस था, तो वो हमें इसके साथ हमने ऐड कर दिया, तो हमें समझ आ गई कि किस बारे में बात हो रही है। आगे हम चलते हैं। आपने ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखें कि मॉडिफायर क्या है। मॉडिफायर है जो एक वर्ड है या फिर जुमला है जो कि दूसरे वर्ड या जुमले को बयान करते हैं, और वो जिस जुमले को बयान करते हैं उसे मॉडिफाइज कहते हैं। और एक और चीज है कि मॉडिफायर और मॉडिफाइज एक दूसरे के साथ लेके जाते हैं। अगर एक दूसरे के साथ नहीं लेके जाते तो वो क्या है? वो इनकरेक्ट होगा, और उसे उन्हें एक दूसरे के साथ लेकर आए ताकि वो करेक्ट हो जाए। इस तरह से ये इसमें सारे में यही बात की गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आएगा, अगर आपको याद हो। इंशाल्लाह वही चीजें आएंगी जो आपको याद होंगी। दुआ करते रहिए, क्योंकि वही चीजें आए ना, आप अगर सही तरह से पढ़ेंगे ना, एक एक चीज समझ कर, तो आप जो भी आ जाए ना उसमें, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस हो या फिर इसी में नहीं आ जाए, तो आपको आता होगा अगर आप सही तरह से पढ़ें। लेकिन अगर आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे तो वो कहाँ से आएगा? तो आपने सही तरह से सुनना भी, और आपने, क्योंकि सुनने वाला तो 5% याद रहता है, जो कि खुद पढ़ा जाता है वो 98% तक याद रहता है। तो आपने मुझसे सुनकर पहले सुन लेना है ताकि आपको समझ आ जाए, फिर खुद उसी समझ के साथ आपने पढ़ना है, तो आपके दिमाग में सही तरह से बातें बैठेंगी, और आपका जो पढ़ा हुआ जाया भी नहीं होगा और ना ही सुना होगा, और आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आपका वैसे भी पेपर बहुत करीब है, तो आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आपने सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर आपने एक दफा पढ़ लेना है, और जब लास्ट डे होगा तो उस वक्त पढ़ लेना है। और आइडेंटिफाई आगे क्या है कि हर सेंटेंस में हमने मिसप्लेस सेंटेंस आइडेंटिफाई करनी है, और मॉडिफायर को मॉडिफाइज के साथ लेकर आना है ताकि उसका मीनिंग सही हो जाए। हमारे पास ये पहली एग्जांपल हमारे पास है कि आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर दैट इज टू स्मॉल। उस स्टोर के पास लेकर आना है जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटी है। अच्छा, आई एम रिटर्निंग द जैकेट दैट इज टू स्मॉल, इस तरह से करना है। आई एम रिटर्निंग द जैकेट, ये जैकेट क्योंकि दैट इज टू स्मॉल जो है ना, वो जैकेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो जैकेट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई एम रिटर्निंग द जैकेट दैट इज टू स्मॉल, सॉरी, आई एम रिटर्निंग द जैकेट, आई एम रिटर्निंग टू द स्टोर, सॉरी मुझे ये भूल गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसके साथ लेकर आना है, तो थोड़ा सा इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन हाँ भूल गया बस। आई एम रिटर्निंग द जैकेट मतलब जैकेट के साथ आप दैट इज टू स्मॉल लेकर आ जाए। और दूसरा है द वुमन टोर ओपन द पार्सल शी हैड जस्ट रिसीव्ड विद हर फिंगर नेल। तो यहाँ मेरे पास विद हर फिंगर नेल किसे बयान करनी है? द वुमन टोर ओपन द पार्सल विद हर फिंगर नेल। अब उसने क्या किया? अपने फिंगर नेल के साथ पार्सल को टोर ओपन किया। शी हैड जस्ट रिसीव्ड शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो कितना अच्छा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? जो कि विद हर फिंगर नेल है वो हमारे पास मॉडिफायर है, और पार्सल मॉडिफायर हमें एक दूसरे के साथ लेकर आना है। अब हम क्या लिखेंगे? जैसे कि द वुमन टोर ओपन द पार्सल विद हर फिंगर नेल, इसके साथ ऐड कर देंगे विद हर फिंगर नेल शी हैड जस्ट रिसीव्ड, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि जो ये सेंटेंस होगा इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से लेकर जहाँ पार्सल के साथ लिख देंगे इस तरह से, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और तीसरा है कि द ब्रेसलेट ऑन आयशा's आर्म मेड ऑफ सिल्वर बिलोंग टू हर मदर। तो आयशा की जो आर्म है, ब्रेसलेट जो आयशा के आर्म पर है, अच्छा यहाँ अगर इसका मायने पड़े ना, ये हमारे पास मिसप्लेस वर्ड यूज हुए हैं, तो हम अगर इसका मिसप्लेस वर्ड है और मॉडिफायर सही तरह से यूज नहीं किया गया, तो अगर हम इसका मायने पड़े तो आपको बहुत ज्यादा फन क्रिएट होगा। जैसे कि आयशा की आर्म पर जो ब्रेसलेट है, यहाँ पर आयशा के आर्म पर ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट ऑन आयशा's आर्म मेड ऑफ सिल्वर। तो आयशा की आर्म जो बाजू है ना वो सिल्वर से बना हुआ है, उस पर जो ब्रेसलेट है बिलोंग टू हर मदर, वो उसकी मदर से बिलोंग करता है। तो अब ये कितना अजीब सा लगा है, अगर मिसप्लेस मॉडिफायर यूज किया गया तो वो फन भी होता है और इनकरेक्ट भी होता है। यानी कि आयशा के आर्म को उन्होंने सिल्वर क्रिएट कर दिया, सिल्वर से बना दिया, तो ये गलत है। हालांकि ब्रेसलेट किससे बना था? आयशा की सॉरी ब्रेसलेट सिल्वर से बना था, तो इसीलिए अगर हम इसे हम क्या करेंगे? द ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर ऑन आयशा मेड ऑफ सिल्वर। यहाँ हम इसको कहाँ ले जाएंगे? ब्रेसलेट के साथ ले जाएंगे ताकि हमें समझ आए। ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर ऑन आयशा's arm बिलोंग टू हर मदर, इस तरह से करेंगे। टेक दिस चार्ट टू अंकल एमन होम विद व्हिच ही लेफ्ट टू मी। तो यहाँ पर भी जार के बारे में बात की गई है, तो लेकिन यहाँ पर एमन होम लगा है, तो ये भी उलट पुलट है और इसे भी करेक्ट करनी है। और आगे हमने क्या करना है? सिंगल वर्ड मॉडिफायर हमने पढ़ना है कि सिंगल वर्ड मॉडिफायर क्या होते हैं। इसके बारे में हमने पहले नोट पढ़ना है कि नोट में क्या लिखा गया है। नेट में कि हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए टू सिंगल वर्ड मॉडिफायर पर स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, जैसे कि ओनली, ऑलमोस्ट और नियरली, इस इन पर ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके अच्छी तरीके से करेक्टली अंडरस्टूड, इसका मायने अच्छी तरीके से हमें मालूम हो, और उन्हें कहाँ पर रखना है? इन फ्रंट ऑफ द वर्ड दैट डिस्क्राइब, उन वर्ड से उन वर्ड के सामने रखना है जो कि डिस्क्राइब कर रहे हो। सिंगल वर्ड मॉडिफायर होता है, जैसे कि ओनली यहाँ पर हुआ यूज हुआ, आई ओनली आस्क माय बॉस फॉर 1 डेज लीव बट ही रिफ्यूज। यहाँ हमारे पास है कि आई ओनली आस्क, यहाँ पर इन्होंने गलत यूज किया, बल्कि यहाँ कहना था आई आस्क माय बॉस फॉर ओनली 1 डे, जहाँ ओनली यहाँ यूज नहीं होना चाहिए था, इन्होंने गलत यूज किया। तो यहाँ इसको हटाकर उसके साथ हमने सिंगल वर्ड मॉडिफायर को उसके साथ लिखना है जो कि जिसे ये डिस्क्राइब कर रहा है, 1 डेज लीव को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, वो
जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई आस्क्ड माय बॉस फॉर ओनली 1 डेज लीव इस बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया, सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी का कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अगर हम ये हमने क्रैक किया इसका ये जो रोमन उर्दू में सॉरी उर्दू में ट्रांसलेट है, लेकिन अगर हम देखें ना आई ओनली आस्क्ड माय बॉस, तो मैं सिर्फ कहा माय बॉस से, मैं सिर्फ कहा माय बॉस से एक दिन की छुट्टी के लिए, तो इस तरह से आता है। अच्छा दूसरा है कि आई मस्ट हैव ऑलमोस्ट आंसर्ड 100 एड बिफोर आई फाउंड हिज जॉब, तो ये हमारे पास है जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है सिंगल वर्ड मॉडिफायर, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन किसके साथ लगना था यहाँ पर नहीं 100 एड्स के साथ, ऑलमोस्ट आंसर 100 एड के। अच्छा तो ये इसी तरह से करना है, यानी कि यहाँ से लेकर आपने यहाँ कर देना है। और तीसरा हमारे पास है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज माय नीस नियरली स्पेंड ऑल इवनिंग ऑन द टेलीफोन, तो यहाँ हमारे पास नियरली जो यूज हुआ है ना वो ऑल इवनिंग ऑन द टेलीफोन के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि नीस के लिए यूज हुआ है, तो ये गलत है। तो हम इसे उठाकर क्या करेंगे, यहाँ इवनिंग ऑन द टेलीफोन पर लेकर आ जाएंगे ताकि ये करेक्ट हो जाए। और डैगलिंग मॉडिफायर अब बारी आती है डैगलिंग मॉडिफायर की, तो डैगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, तो ये इसमें हमारे पास पहले एग्जांपल्स दी गई हैं, जो कि हमारे पास है कि स्टार्टिंग ड्रीमली इनटू स्पेस द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस स्टार्टेड मी, तो यहाँ लगता है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ लगता है जैसे इंस्ट्रक्टर की लाउड वॉइस स्टेयर करियो जैसे पॉसिबल नहीं, तो ये गलत है। और अगर इसे हमने करेक्ट करना है ना, तो हमने लिख देना है कि स्टार्टिंग ड्रीमली इनटू स्पेस आई वाज स्टार्टलेड बाय द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस, तो ये हमारे पास डैगलिंग मॉडिफायर वो है कि जिसमें वो सही तरह से बयान नहीं किया जाता और इसमें हमने किसी न किसी वर्ड जो हमारे पास प्रोनाउन है वो यूज करना होगा। जैसे कि एज आई वाज, आगे हमारे पास एग्जांपल है एज आई वाज स्टीयरिंग ड्रीमली इनटू स्पेस द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस स्टार्टेड मी, तो ये हमारे पास इसमें अब है कि आई स्टेयर कर रहा है। अब क्लियर होता है, अब इसमें हमें क्लियर है कि आई को स्टीयर कर रहा है ना कि किसी और चीज को, लाउड वॉइस को। तो अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि व्हेन पुलिंग आउट ऑफ द ड्राइव वे द पिलर ब्लॉक माय व्यू, तो यहाँ लिखा है जैसे पिलर ड्राइव वे से निकल रहा हो, इसका मायने ये है। लेकिन अगर इसे करेक्ट करना है ना, तो हमने कोई ना कोई इसे पुल आउट का जो पुल आउट करा है ना उसे हमने सही तरह से करना है ताकि करके उसका सेंटेंस सही हो। जैसे कि हमने करेक्ट किया, तो व्हेन पुलिंग आउट ऑफ द ड्राइववे आई फाइंड माय व्यू ब्लॉक ऑन द पिलर, और दूसरा है कि व्हेनेवर आई पुल आउट ऑफ द ड्राइववे द पिलर ब्लॉक माय व्यू। अब क्लियर हो गया कि आई पुल आउट कर रहा है। और इसमें याद रखना क्या है कि सेंटेंस के स्टार्ट में जो आईएनजी पैरेस हो उसके बाद वही नाउन प्रोनाउन आना चाहिए जो काम कर रहा हो। समझ आइए डैगलिंग मॉडिफाई होता क्या, डैगलिंग मॉडिफाई वो होता है पैरेस है जो कि क्लियरली मॉडिफाई नहीं कर रही होती वर्ड को, जो कि जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो उस वर्ड को सही तरह से डिफाइन नहीं कर रही होती है जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो आगे प्रैक्टिस 2 पर जाते हैं, कितना वैसे रहता है देखने पहले, इससे कितना सही रहता है। तो प्रैक्टिस 2 हमारे पास है कि हमने इसे सही तरह से करना है कि हर जो आइडेंटिफाई करनी है मिसप्लेस और डैगलिंग मॉडिफाई को, और उन्हें रीराइट करना है ताकि उनका मीनिंग क्लियर हो। और हमारे पास यहाँ है कि द मेन रिटर्न टू द ओवरड्यू बुक टू द लाइब्रेरियन विद अपोलोजाइजेस, तो अगर हमने इसे ठीक करना है तो करेंगे द मैन रिटर्न टू द ओवरड्यू बुक टू द लाइब्रेरी विद अपोलॉजीज, द मैन विद अपोलॉजीज जो हमारे पास यहाँ है, हमारे पास यहाँ जो विद अपोलोजाइज यूज हुआ है वो मैन के साथ यूज हुआ है, मैन अपोलोजाइज कर रहे हैं ना कि लाइब्रेरियन अपोलोजाइज करे, तो हमें क्या करना है द मैन विद अपोलोजाइज रिटर्न टू द ओवर बुक बैक टू द लाइब्रेरियन, तो हमने वो उठाकर यहाँ डाल देना है। और दूसरा हमारे पास है कि सोल्जर होल्ड अप इन कैन केव्स ऑलमोस्ट वेंट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ वीक, तो यहाँ भी हमने देखना है कि सोल्जर होल्ड अप इन द केव ऑलमोस्ट वेंट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ वीक, तो विदाउट वेंट एंड फूड एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ऑलमोस्ट द सोल्जर ऑलमोस्ट फॉर अ वीक हमने करना है ना, तो ये इस तरह से उठाकर हमने जहाँ ऐड कर देना है। द सोल्जर होल्ड अप इन द कैनवस वेंट विदाउट फूड एंड वाटर ऑलमोस्ट फॉर अ वीक, तो हमने ऑलमोस्ट को उठाया और फॉर अ वीक के और विदाउट फूड एंड वाटर के करीब लेकर आ गए। और तीसरा हमारे पास क्या, द स्काई वाज ब्लू एंड क्लियर व्हेन वी अराइव्ड, तो ये सब आपने कर लेने हैं, ये चार हैं, आपने दो आपने खुद करना ताकि आपको समझ आ सके, और आपने पढ़ना जरूरी है जो कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सही तरह से याद होगा। और आज की सेशन में हमने अगर इसकी समरी करें तो हमने पहले फ्रैगमेंट कर लिया था और फ्यूज और कॉमन सेंटेंस अब हमने किए हैं जी। फ्यूज और कॉमन सप्लाइज एंड डैगलिंग मॉडिफायर, फ्यूज और कॉमन सप्लाइज किसकी काइंड्स हैं ये आपको याद रखना है, रन ऑन सेंटेंस की, फ्यूज सेंटेंस क्या होता है, कॉमन सप्लाइज क्या होता है, इनकी जो प्रैक्टिस हैं वो आपने करनी है, और डैगलिंग मॉडिफायर्स मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफाइज क्या होता है, ये सब आपने करना है। और एक और बात, आज मैंने न्यू चैनल आप सबके लिए बनाया ताकि आप वो देखें, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, हैंड आउट और एमसीक्यूज टाइप हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और सिर्फ इस इंग्लिश की भी नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करूंगी, और आपने वो चैनल फॉलो जरूर करना है ताकि आप तक न्यू इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और आगे की हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट में भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ लेना, और लाइक जरूर करना। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।